साल 1957 में दुनिया अभी पिछले महायुद्धों के घावों से पूरी तरह उभरी भी नहीं थी कि एक नया अदृश्य दुश्मन जन्म ले चुका था। Schools are practically empty in Tokyo, where the chief victims are children. More than 130,000 cases have been reported in a few days' time. Children are being inoculated. No serum has been found completely effective against the disease as yet. दक्षिणी चीन के एक शांत और पहाड़ी इलाके में चीन के गोइजोऊ में लोगों को अचानक तेज बुखार, खांसी और कमजोरी ने जकड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी। कुछ ही हफ्तों में यह रहस्यमयी बीमारी गोइजोऊ से निकलकर यूनान पहुंच गई और फिर मार्च 1957 तक पूरे चीन में फैल चुकी थी। सबसे डरावनी बात यह थी, दुनिया को इसकी भनक तक नहीं थी। उस समय चीन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का सदस्य नहीं था, इसलिए यह खतरनाक वायरस की जानकारी दुनिया के बाकी देशों तक पहुंच ही नहीं पाई। जब तक दुनिया को खतरे का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपका स्वागत है हमारी एक और नई सच्ची घटना की कहानी में। आज की कहानी भी कुछ ऐसी होने वाली है जिसको सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो इस वीडियो को ना ही देखें और बच्चे अपने रिस्क पे देखें। सत्रह अप्रैल 1957 हांगकांग के अखबारों ने खबर छापी कि हजारों लोग रहस्यमय फ्लू की चपेट में आ चुके हैं। कुछ ही दिनों में लगभग 2.5 लाख लोग इलाज के लिए अस्पतालों की ओर दौड़ पड़े। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। मुख्य भूमि चीन से आए 7 लाख शरणार्थियों की भीड़ ने इस वायरस को और तेज़ी से फैलाने का मौका दे दिया। अब यह बीमारी सिर्फ एक शहर की समस्या नहीं रही, यह एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा बन चुकी थी। मई 1957 वायरस सिंगापुर पहुंच चुका था। कुछ ही हफ्तों में यह सैकड़ों लोगों की जान ले चुका था। यहाँ से WHO को पहली चेतावनी मिली कि एशिया में एक नया और खतरनाक फ्लू तेजी से फैल रहा है। लेकिन वायरस किसी चेतावनी का इंतजार नहीं कर रहा था। मई के अंत तक यह इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान और ताइवान तक पहुंच चुका था। जून आते आते भारत में लगभग 10 लाख मामले दर्ज किए जा चुके थे और इसके बाद यह वायरस समुद्र पार कर यूनाइटेड किंगडम और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका तक भी पहुंच गया। शुरुआत में अमेरिका को लगा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन स्कूलें खुलते ही संक्रमण बच्चों के बीच विस्फोट की तरह फटा। कुछ महीनों बाद दूसरी लहर आई। जिन इलाकों को पहली लहर ने छोड़ दिया था, दूसरी लहर ने उन्हें अपना निशाना बना लिया। यही वजह थी कि वैज्ञानिक भी हैरान थे, क्या वायरस बदल चुका था? इस बार वायरस ने बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया और मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा। एक छोटा सा वायरस जिसने कुछ ही महीनों में महाद्वीपों की सीमाएं मिटा दी और पूरी दुनिया को यह एहसास करा दिया कि कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन दिखाई नहीं देता। इस तरह वक्त गुजरता रहा, लोग मरते रहे। फिर कुछ वक्त बाद लोगों को लगने लगा था कि सबसे बुरा दौर बीत चुका है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या घट रही थी, सड़कों पर फिर से भीड़ लौटने लगी थी और सरकारें राहत की सांस लेने लगी थी। लेकिन वायरस कहीं गया ही नहीं था, यह सिर्फ सही समय का इंतज़ार कर रहा था। वायरस इतना ज़्यादा शातिर निकला कि यह हर इंसान को बेवकूफ़ बना दिया और फिर जो हुआ उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। जापान, दिसंबर 1957। जापान के स्कूलों में 10 लाख से ज़्यादा छात्र इस रहस्यमय फ्लू की चपेट में फिर से आ चुके थे। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मानव जाति बच पाएगी, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, ना ही मेडिकल साइंस ने ज़्यादा तरक्की की थी। पूरे देश को लगने लगा था कि इतनी ज़्यादा तबाही के बाद अब इस वायरस का अंत होने वाला है। पर
1958 की शुरुआत ने सबको गलत साबित कर दिया। जनवरी आते ही संक्रमण ने फिर रफ्तार पकड़ ली। हर दिन हजारों नए छात्र बीमार पड़ रहे थे। कुछ स्कूलों के इतने हालात खराब हो गए कि उनको बंद भी करना पड़ा। वायरस शुरू से ही अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। आंकड़े बताते हैं इस महामारी में जापान में 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और सबसे ज़्यादा खतरे में थे मासूम बच्चे और बुजुर्ग। लेकिन एशिया की कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। वायरस अब ईरान, इराक और सीरिया तक पहुंच चुका था। अब अगला निशाना था तुर्की। हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी गई। बंदरगाहों पर मेडिकल टीमें तैनात कर दी गई। सरकारों ने अपना पूरा दम लगा दिया इस वायरस को रोकने के लिए, लेकिन वो नाकामयाब रहे। फिर कुछ ही दिनों में पूरे देश में संक्रमण फैल चुका था और मौत हमेशा की तरह सबसे कमज़ोर लोगों को चुन रही थी। अब वायरस यूरोप में था। महाद्वीप बदल चुका था, लेकिन वायरस का इरादा नहीं। हर जगह बस मौतें ही मौतें नज़र आ रही थी। लाशों के जैसे ढेर ही ढेर हर जगह पे दिखाई दे रहे थे। अस्पतालों में भी मरीज इतने ज़्यादा हो चुके थे कि उनका इलाज करना नामुमकिन सा लग रहा था। इसी तरह पूरे एशिया के देशों में इस वायरस ने अपना तांडव किया और किसी भी देश को नहीं छोड़ा। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे थे। हर जगह बस मौत का तांडव ही हो रहा था और बचाने वाला कोई नहीं था। जब वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा था, तब हर किसी की नज़र सिर्फ एक संस्था पर थी, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या WHO को इसकी खबर समय पर मिली थी? जवाब है नहीं। 1957 में चीन WHO का सदस्य ही नहीं था। चीन WHO के ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलियंस नेटवर्क का हिस्सा ही नहीं था और यही इस महामारी की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जब तक WHO को वायरस की पहली भरोसेमंद जानकारी मिली, तब तक यह चीन से निकलकर हांगकांग और फिर सिंगापुर पहुंच चुका था। अब WHO पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। 10 मई 1957 WHO ने पहली बार पूरी दुनिया को इस रहस्यमयी महामारी के बारे में चेतावनी जारी की और सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर दुनिया भर की प्रयोगशालाओं ने पता लगा लिया कि यह कोई साधारण फ्लू नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस का बिल्कुल सेम वायरस था। अब वायरस की पहचान हो चुकी थी, लेकिन एक और सवाल बाकी था, आखिर इस महामारी को कहा क्या जाए? वैज्ञानिकों ने फैसला लिया कि इसका नाम होगा एशियन फ्लुएंजा यानी एशियन फ्लू। साइंटिस्ट ने इस वायरस की पहचान होते ही वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया। लगभग 4 महीनों के अंदर ही पहली एशियन फ्लू वैक्सीन तैयार हो गई। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वैक्सीन की प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड थी। जब तक वैक्सीन बड़े पैमाने पर उपलब्ध हुई, तब तक वायरस दुनिया के कई देशों में अपना कहर दिखा चुका था। हमने लगभग सभी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, तो अब साथ मिलकर वायरस क्यों हुआ इस पर चर्चा करते हैं। इसका असली कारण था ह्यूमन H1N1 और बर्ड फ्लू वायरस के जीन्स का आपस में मिल जाना। इसी से जन्म हुआ एक नया और बेहद खतरनाक वायरस H2N2। सबसे डरावनी बात थी, इंसानों की इम्यूनिटी इस वायरस के खिलाफ लगभग ना के बराबर थी। इस वायरस में कितने लोगों की जान गई, एग्जैक्ट नंबर कभी रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक करोड़ों थाउजेंड्स ऑफ मिलियन लोग इस वायरस में इन्फेक्टेड हुए। उस वक्त टेस्टिंग और रिपोर्टिंग बहुत लिमिटेड थी। एशियन फ्लू ने दुनिया को एक ऐसा सबक दिया जो आज भी उतना ही ज़रूरी है किसी भी नए वायरस को हल्के में लेना। लेकिन सबसे बड़ा सबक सिर्फ एक है, पेंडेमिक कब आएगी ये कोई नहीं जानता। तैयारी ही इंसानियत की सबसे बड़ी ढाल है। अब कुछ अफवाहों के बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ लोगों ने इसे चाइना की साजिश बताया, किसी ने लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और कुछ लोगों ने तो इसे कोल्ड वॉर का बायोलॉजिकल वेपन तक कह दिया। लेकिन सालों की साइंटिफिक रिसर्च के बाद भी यह दावों को सपोर्ट करने वाला कोई भी मजबूत सबूत नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि वायरस किस वजह से फैला? क्या चाइना
हर बार कोई वायरस जानबूझकर फैलाता है, क्योंकि ज़्यादातर वायरस चाइना से ही उठते हैं। देखा जाए तो कोविड-19 भी चाइना की देन है। आप क्या सोचते हैं वो सब बताओ, साथ मिलकर चर्चा करते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना की कहानी में। तो आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। ओवर एंड आउट।